खान सर हिस्ट्री पीडीएफ क्लास 1। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। एक में प्राक-ऐतिहासिक काल, 2 में आधे ऐतिहासिक काल, 3 में ऐतिहासिक काल। प्राक-ऐतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल को शामिल किया जाता है, जबकि आधे ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, कांसा, हड़प्पा आदि को शामिल किया जाता है, जबकि ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल तथा विश्व इतिहास को शामिल किया जाता है। प्राक-ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसकी लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है और जिसके कारण इसे पढ़ा भी नहीं जा सकता है, जबकि आधे ऐतिहासिक काल में उस ऐतिहासिक स्रोत को रखते हैं जिसे लिख तो दिया गया है बट उसकी भाषा दुर्लभता के कारण उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। उसे हम आधे ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं, जबकि ऐतिहासिक काल लिखित रूप में भी प्राप्त है तथा जिसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं, इसको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। प्राक-ऐतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजारों एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। एक में पुरापाषाण काल, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आगे की खोज थी। 2 नंबर में मध्यपाषाण, यह पुरापाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि। मध्यपाषाण काल के सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। 3 नंबर में नव या उत्तर पाषाण काल। क्या नव या उत्तर पाषाण काल? इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया। नवपाषाण काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया। साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज की। खोज के रूप में मानव ने इस काल में क्या किया कि खोज की? पहिया तथा मनका की खोज की। नवपाषाण काल में मानव ने आवास बना लिया। साथ ही साथ मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज की। मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच की थी। पहली कृषि जौ एवं गेहूं की थी। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। ताम्रपाषाण काल, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिसके कारण इसे ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। और तांबे के खोज के साथ ही औद्योगिकीकरण भी शुरू हो गया। इस औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। एक प्रश्न है, किस काल में मानव आखेटक था? तो पुरापाषाण काल में। किस काल में मानव आखेटक था? तो पुरापाषाण काल में मानव आखेटक यानी शिकारी था। 2 नंबर प्रश्न है, किस स्थान में पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? इलाहाबाद के कोल्डी हवा में चावल का पहला साक्ष्य मिला है। किस स्थान में पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? तो इलाहाबाद का कोल्डी हवा में। आधे ऐतिहासिक काल, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता
सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली बार खुदाई हड़प्पा से हुई थी। इसकी जानकारी के लिए पहली बार खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। मैसेज चार्ल्स मैसन ने और सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया। सिंधु सभ्यता का मैसेज चार्ल्स मैसन ने। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने। सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ है। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ है। सिंधु सभ्यता के उत्तर में मांडा है, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में दायमाबाद है, जो कि प्रवरा नदी के किनारे पर है। पश्चिम में सुतका गेंडोर है, जो कि दास्क नदी के किनारे है। और पूरब में आलमगीरपुर है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। पूरब में आलमगीरपुर है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। ट्रिक से हम ऐसे याद रख सकते हैं, स्थल सम बराबर ऐड और नदी को हम डच है पर भारत में नहीं। जैसे सुतका गेंडोर, साथ से सुतका गेंडोर होगा तो नदी में यानी दास्क नदी, सुतका गेंडोर यानी दास्क नदी। दो में है मांडा यानी चिनाब नदी के किनारे है। ऐड आलमगीरपुर तो है से हिंडन, आलमगीरपुर और दायमाबाद तो यह प्रवरा नदी के किनारे है। दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। इसकी पश्चिम सीमा पाकिस्तान के सुतका गेंडोर में थी। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गेंडोर में थी। जो दास्क नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मंडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मंडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी। जो हिंडन नदी के किनारे थी। इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दायमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा 1921 में। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। ह से हड़प्पा और रा से रावी नदी ट्रिक के रूप में भी याद रख सकते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। हड़प्पा से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे कुम्हार का चाक, 2 में अन्नागार, 3 में श्रमिक आवास, 4 में मातृ देवी की मूर्ति, 5 में लकड़ी की ओखली, 6 में लकड़ी का ताबूत, 7 में RH-37 कब्रिस्तान, 8 में हाथी का कपाल, 9 में स्वास्तिक चिन्ह। मोहनजोदड़ो।
इसकी खुदाई सन 1921 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खुदाई सन 1921 में राखल दास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु नदी के तट पे है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला हुआ है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला ही होता है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। एक में पुरोहित आवास, एक में पुरोहित आवास, दो में घर में कुआं, विशाल स्नानागार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 4 में अन्नागार, 5 में सूती वस्त्र, 6 में सबसे चौड़ी सड़क, 7 में सभागार, 8 में पशुपति शिव, 9 में कांसे की नर्तकी, 10 में तांबे का ढेर। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार। चंदहुद्रो, इसकी खुदाई 1931 में गोपाल मजमूदार ने की। इसकी खुदाई 1931 ईस्वी में गोपाल मजमूदार ने की। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यही एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यानी बाउंड्री लेस है। इस शहर में कोई भी बाउंड्री नहीं है। ये दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं और स्पेशली यहाँ मेकअप से रिलेटेड वस्तुएं मिले हैं। जैसे मेकअप सामग्रियाँ में लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता के पाँव का निशान मिला हुआ है। चंदहुद्रो में मेकअप से संबंधित सामग्री है। चंदहुद्रो में मेकअप से संबंधित सामग्री है। जैसे लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। रोपर 1953, इसकी खुदाई यगदत्त शर्मा ने 1953 में की। रोपर की खुदाई यगदत्त शर्मा ने 1953 में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। यहाँ रोपर में मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का भी शव मिला है। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्जहुम में मिला था। इसी प्रकार का शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्जहुम में मिला था। बनवाली, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। बनवाली कहाँ स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं था। बनवाली में जल निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं था। जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है और इसी कारण घर से जल निकासी की सुविधा न होने के कारण घर में ही सोख्ता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, यानी यह क्षेत्र अविकसित है। यहाँ की सड़कें कैसी थी? तो टेढ़ी मेढ़ी थी। कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ काली मिट्टी की चूड़ी होता है। यहाँ से अलंकृत ईंट, यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, अलंकृत ईंट यानी डिजाइनदार ईंट, अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं
हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे है। राजस्थान के सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी खुदाई बीके थापर एवं बीबी लाल ने की। इसकी खुदाई बीके थापर एवं बीबी लाल ने की। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ जोता हुआ खेत। जोता हुआ खेत कई बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि यह जोता हुआ खेत किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। काली बीबी चूड़ी मांगे बीके एक के थापर बीके लाल, जाके खेत जोत, यानी काली बीबी, काली बंगा का चूड़ी हो जाएगा आपका, चूड़ी मांगे, काली बीबी चूड़ी मांगे एक के थापर बीबी लाल जाके खेत जोत। इसकी खोज इससे आप निकाल सकते हैं, बीके थापर और बीबी लाल और जोता हुआ खेत काली बंगा से रिलेटेड है। यह राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे है। कालीबंगा कहाँ है, तो यह राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी को घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है। धौलावीरा यह गुजरात में स्थित है। धौलावीरा यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। सुरकोटदा यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। सुरकोटदा से कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। लोथल यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवारा मिला है। गोदीवारा बंदरगाह को ही कहते हैं। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ घर के जो दरवाजे थे एकदम सड़क की ओर ही खुलते थे। और यहाँ फारस की मोहर मिली है। ईरान का पुराना नाम फारस है। यहाँ फारस की मोहर मिली है। इससे स्पष्ट होता है कि फारस से इसका अच्छा व्यापारिक संबंध था, जो विदेशी व्यापारी का संकेत है। और लोथल गुजरात में है। जो हम भारत का मैप बनाते हैं तो लोथल हमारा यहाँ पर गुजरात में आता है। यहाँ से युगल सावधान मिला है, जो सती प्रथा का प्रतीक है। युगल सावधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। रंगपुर यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। गुजरात प्लस पाकिस्तान मिलाकर भारत में यानी संपूर्णता करें कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आज का भारत और पाकिस्तान, तो वह धौलावीरा ही है। भारत में सबसे बड़ा स्थल, और केवल भारत की बात करें, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो राखीगढ़ी है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। जबकि पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। और केवल भारत की बात करें तो राखीगढ़ी है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। जो जैसे ये सड़क है तो एकदम समकोण, तब सीधा यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी ना होकर एकदम सीधा थी, समकोण पर काटती थी। जिस यह समकोण पर काटती थी तथा ये पूरब से पश्चिम दिशा में थी। जैसे मैप में ये वाला ईस्ट होता है और ये वाला वेस्ट होता है, तो यहाँ की जो सड़कें थी इसी टाइप में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। इससे स्पष्ट होता है कि वे लोग कितने होशियार थे, कितने बुद्धिमान थे। जो सिंधु सभ्यता की सड़कें थी ईस्ट टू वेस्ट थी, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ थी,
जिससे कि हवा से यहाँ ये सड़कें जो थी, सड़क की सफाई के लिए दूसरा मजदूर की ज़रूरत नहीं होती थी, दूसरे कर्मचारी की ज़रूरत नहीं होती थी, बल्कि वे हवा के माध्यम से ही स्वतः साफ़ हो जाते थे। और यहाँ की जो नालियाँ थी, वो ढकी हुई होती थी। यहाँ की जो नालियाँ होती थी वो ढकी हुई होती थी। उस समय की यह टेक्नोलॉजी बताता है कि वे लोग कितने सभ्य थे। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इनका व्यापार विदेशों तक होता था। जैसे लोथल में फारस की मोहर मिली है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इनका संबंध विदेशों से भी था। इनका समाज मातृसत्तात्मक था, यानी स्त्री का ज़्यादा महत्व था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। भाव चित्रात्मक बोले तो केवल उससे अस्पष्ट होता है। जैसे एक इंसान बनाना है तो सिंपली इंसान हम ऐसे बना दें तो ये केवल भाव चित्रात्मक है। इसमें हम कुछ लिखे नहीं, बल्कि एक चित्र बनाकर अपने भाव को स्पष्ट कर दिए, इसी को हम भाव चित्रात्मक बोलते हैं। इनके मुहर पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय का सबसे प्रसिद्ध जानवर एक सींग वाला ही होता था, जैसे आज गेंडा का होता है। इनके मुहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके मुहरों पर क्या चीज़ का चित्र नहीं मिला है? तो गाय का चित्र नहीं मिला है। इनके मुहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला है। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 kg का था। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 kg का था, यानी 16 के मल्टीपल्स में थे। 16 kg, 32 kg, 48 kg, 64 kg, इस रूप में थे। 64 kg यानी 16 के मल्टीपल्स में था, उससे कम या ज़्यादा का नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध से तथा तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध तथा तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। सिंधु सभ्यता का विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। उसके बाद आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, लगभग 10,000 ईसा पूर्व। अच्छा, एक बात स्पष्ट कर देते हैं, ये ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है। जीरो को मान लिया जाता है, जैसे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जीरो को ईसा मसीह का जन्म शताब्दी मान लिया जाता है, और इसके पहले वाले समय को ईसा पूर्व, इनके पहले वाले पूर्व के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, और इनके बाद वाले समय को ईस्वी बोलते हैं। और जो ईसा पूर्व की घटनाएं होती है वह अवरोही क्रम में होती है। मतलब अगर हम स्पष्ट करना चाहें तो पहले ये होती है 5, 4, मतलब जन्म मान लीजिए 5 में होता है तो मृत्यु 4 में होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे घटते क्रम 0 की तरफ आएगी, और यहाँ सिंपली ये आरोही क्रम में जाती है 1, 2, 3, 4। ये सिंपल चलता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले काल को, यानी समय को ईस्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्वी कहते हैं। जबकि इनके पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के काल को ईसा पूर्व कहते हैं। BC और AD। BC बोलते हैं ईसा पूर्व को, और AD बोलते हैं ईस्वी को। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, दजला, फरात नदियों के मध्य हुआ। मेसोपोटामिया, इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, कौन नदी? टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी। 4-5 बार बोलिएगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है, थोड़ा कठिन है, क्योंकि आज तक इस नाम को सुने नहीं, इसलिए हो सकता है कि यह कठिन हो। तो आप 4 से 5 बार बोलेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। और उसी को दजला या फरात नदी भी बोला जाता है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। 10,000 ईसा पूर्व की बात है, यानी लगभग आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले, तो बहुत समय पहले की बात है। तो यहाँ की
जो यह सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इस समय के मंदिर को जिगुरद कहा जाता था। उस समय मंदिर भी हुआ करती थी, आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले, यानी 10,000 ईसा पूर्व, और उस मंदिर को मंदिर न कहकर जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता के कितने भाग थे? तो 4 भाग थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। एक में सुमेरियन की सभ्यता, 2 में बेबीलोन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, और 4 में कोल्डिया की सभ्यता। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता तथा कैल्ट्रिया की सभ्यता। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता तथा कैल्ट्रिया की सभ्यता। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता तथा कैल्ट्रिया की सभ्यता। सुमेरियन बेबीलोन, असीरिया कैल्ट्रिया। झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? तो बेबीलोन में है। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में है। सिकंदर का मौत हो गया था। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश सिकंदर ने कर दिया। इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया तथा मेसोपोटामिया के बाद जो नया सभ्यता आई वह ग्रीक सभ्यता थी। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, किंतु ग्रामीण थी। जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। ध्यान दीजिएगा, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, जबकि केवल विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता, यह घटना है लगभग 3100 ईसा पूर्व से, यानी आज से लगभग 5100 वर्ष पहले। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित था। मिस्र की सभ्यता कहाँ था स्थित था? तो यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित था। इसे नील नदी की देन कहते हैं। मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन कहते हैं, क्योंकि मिस्र में नील नदी ही वहाँ के लोगों के जीवन को सुलभ बनाता है। नील नदी के कारण ही ये लोग जी पाते हैं। उन लोगों का एकमात्र सहारा नील नदी ही है। तो मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। कहाँ का? गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। यह इटली में विकसित थी। रोम की सभ्यता इटली में विकसित थी। जैसे इटली की राजधानी रोम होती है, तो रोम की सभ्यता कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। रोम की सभ्यता इटली में स्थित है। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। इस सभ्यता के 2 सबसे बड़ा राजा जूलियस सीजर एवं ऑगस्टस थे। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। किसने लिखा है? तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है।
फारस की सभ्यता लगभग 500 ईसा पूर्व। फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व, यह वर्तमान ईरान में थी। कहाँ थी? ये वर्तमान ईरान में थी। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे। इनकी भाषा फारसी थी तथा धर्म पारसी था। भाषा फारसी थी और धर्म पारसी। भाषा फारसी थी और धर्म पारसी। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी, धूल चढ़ा दी। ये बहुत ही बहादुर सैनिक होते थे। इनकी ट्रेनिंग मात्र 6 से 8 वर्ष की आयु से ही शुरू हो जाती थी और बहुत ही अच्छा प्रोसेस के माध्यम से इनको ट्रेनिंग दिया जाता था। और इनकी सबसे बड़ा परिषद तब होती थी जब इन्हें भेड़ियों के झुंड में अकेला एक लाठी के साथ छोड़ दिया जाता था। ये बहुत ही बहादुर होते थे और लियोनाइडस के 20,000 सैनिकों को 300 स्पार्टा के सैनिकों ने पछाड़ दी। लेकिन स्पार्टा के ही एक व्यक्ति ने क्या करता है कि जाकर लियोनाइडस से मिल जाता है और स्पार्टा के सैनिकों की सारी राज बता देता है। वो खुफिया जानकारी दे देता है, जिसके कारण लियोनाइडस ने स्पार्टा के सैनिकों को हरा देता है। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसिस कर रहा था। जर्कसिस ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया। पीली नदी की सभ्यता, यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित थी। हांगहो नदी के तट पर इनका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी।